हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जो लैब स्टूडेंट की वैकेंसी आने वाली है उसके अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे रोटेशनल मोशन के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम? रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, यानी कि आपका जो है घूर्णन गति, उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का जो एक डाउट है या एक आप कॉमन कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, सर हिंदी में पढ़ाइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, और दूसरी बात, मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूं क्योंकि मुझे हिंदी में भी आता है। लेकिन दिक्कत यह आ रही है दोस्तों कि हिंदी में लिख पाना, जो मेरे पास स्क्रीन है उसके ऊपर थोड़ा सा टफ रहता है, वो हिंदी में नहीं लिख पाती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। और हिंदी में अगर मैं लिखूँगा तो फिर मुझे कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए कमेंट करेंगे, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का पॉसिबल नहीं है। तो मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन लिखूँगा तो इंग्लिश में ही। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ये इंग्लिश में अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए आईआईटी है, नीट है, एम्स है, वहाँ के जो है क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। अब वो इंग्लिश में ही मिलते हैं, उन्हें हिंदी में लाने के लिए या तो फिर मुझे पूरी की पूरी हिंदी सीखनी पड़ेगी। और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम, क्योंकि दोस्तों जो आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो कई बार हिंदी में ऐसा वर्ड लिखते हैं जो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। कई बार ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में मैं लिख दूँगा और हिंदी मीडियम में मैं बोल दूँगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, या जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। तो आप लोग उससे समझ जाइएगा और फिर थोड़ा सा प्रयास करिए कि आप जो है क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो क्लास में जो वर्ड यूज हो रहे हैं आप उनको नोट डाउन करिए। जैसे देखो, रोटेशनल मोशन का मतलब होता है घूर्णन गति, मैंने बता दिया। ऐसे ही और जब भी मैं जो है आप लोगों के लिए प्रयास करूँगा कि आपको जो नोट्स है अलग से बाद में मैं हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवा दूँ, ये मैं प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ। और आप अगर टेलीग्राम पर हमारे पहले की जो फाइलें हैं, जो मैंने दिसंबर 2018 में जब लैब स्टूडेंट की वैकेंसी आई थी उस समय जो बनाए थे वीडियोस, और उस समय जो कंटेंट भेजा है टेलीग्राम पर, तो आप उसको पीछे जा कर के सर्च मारिए, वहाँ आप देख लीजिए। मैं हिंदी मीडियम में भी बच्चों के लिए कंटेंट लाया था, क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको समझिए। और इंग्लिश मीडियम में ही लिखा जाएगा दोस्तों, हिंदी मीडियम में लिखूंगा तो आपको भी परेशानी होगी और वीडियो भी नहीं बनेगा। इससे बढ़िया है कि आप इंग्लिश मीडियम में मैं लिखूंगा, आपको हिंदी मीडियम में बोलूँगा, आप हिंदी मीडियम में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी अगर ज़्यादा परेशानी हुई आपको तो मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर सर्च करूँगा कि उसमें हिंदी मीडियम से ही चले। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के साथ में अब अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास में देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 3 point masses of 1 kg, 2 kg and 3 kg lie at 1, 2, 0, -1 and 2, -3 respectively. Calculate the coordinates of the center of mass of the system. ये कह रहा है कि आपके पास में 3 बिंदु मास है। कितने मास? 3 बिंदु मास है। कौन कौन से दोस्तों? 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी के, यानी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के कोई 3 बिंदु मास है। और वो तीनों के तीनों कहाँ रखे हुए हैं? तो आपका पॉइंट है 1, 2, 0, -1 और 2, -3 के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर हम ये एक लाइन बना देते हैं, एक मिनट ग्राफ बना देता हूँ मैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये कहना चाह रहा है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस। इसमें आप इस पॉइंट को डिनोट करेंगे तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये हो गया a पॉइंट जो कि है 1, 2। एक पॉइंट हो जाएगा हमारा x तो 0 और y -1, यानी कि यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 0, -1, ये है पॉइंट B। और C पॉइंट हो जाएगा, x हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3, यानी कि ये आ जाएगा इधर, मान लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है?
2, -3, ये है सी पॉइंट। अब ये जो आपका सिस्टम बना आपके सामने देख लो, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, हमने इन तीनों पॉइंटों को मिलाया तो एक ट्रायंगल जैसी आकृति हमारे सामने आ चुकी है। ये ट्रायंगल के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर ए पॉइंट के ऊपर कितना 1 kg, ठीक है, इस बी पॉइंट के ऊपर 2 kg और इस सी पॉइंट के ऊपर 3 kg भार रख दिया गया है। आपको इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास का एक्स पॉइंट क्या होता है, तो क्या करेंगे m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में क्या करेंगे m1 m2 m3। तो m1 कितना है 1 kg मल्टीप्लाई ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। बात समझ में आ गई? अरे भाई देखो 1 0 और 2 ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट है और बाहर है 1 2 3, सबका मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 और 1 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 6 और ये 7, तो ये हो गया 7 अपॉन में 6। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई पॉइंट, वाई पॉइंट का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट है 2, बाहर है 1, माइनस का 1 क्योंकि कोऑर्डिनेट है -1 इंटू बाहर है 2, ठीक है, फिर माइनस आपका माइनस का 3 कोऑर्डिनेट है और ये 3 बाहर हो जाएगा, अपॉन में तो वही आएगा 6। इसको करेंगे सॉल्व, ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, ये बचा माइनस का 9 यानी ये आ जाएगा -3 अपॉन में 2, 3 से कट के। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आ जाएंगे 7/6 और -3/2, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट मासेस का यानी 3 बिंदु द्रव्यमान का जो कि आपके हैं 1 kg 2 kg 3 kg वो रखे हुए थे 1,2 पॉइंट पर, 0,-1 पर और 2,-3 बिंदु के ऊपर। आपसे पूछा कि इस सिस्टम का, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। उस द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा द्रव्यमान केंद्र बराबर द्रव्यमान इंटू उसकी स्थिति, यानी m1 x1 प्लस m2 x3 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 m2 m3, और ऐसे ही y के लिए, और दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया यानी द्रव्यमान केंद्र आ गया। चलिए नेक्स्ट मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन लिखिएगा 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 कण, ठीक, मैं भी हिंदी में भी बता दूंगा पूरा का पूरा। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg and 1 kg are moving along the same straight line with speed 2 meter per second and 5 meter per second रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि जो 2 kg वाला है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 1 kg वाला है वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास COM ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और कब, जब आपका एक बार तो ये हो सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के दोनों बिंदु मास जो है वो एक ही दिशा में जा रहे हो, और दूसरा कब, जब ये अपोजिट मूव कर रहे हो, ठीक है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन,
तो वो जब डायरेक्शन में अपोजिट मूव कर रहे हो तब। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि आपका ये एक है मास जो कि कितने की 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो इस तरफ जा रहा है, और ये है कितना 2 केजी। तो इसी दिशा में एक और बिंदु मास है 1 केजी का जो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में। ठीक, ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस है जब आपका ये यानी ये 2 केजी का 2 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है, तो आपका ये जो है 1 केजी वाला ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जाएगा। तो ये जो अलग अलग दो निकाय बन रहे हैं ए और बी, तो हमें पहले ए सिस्टम के ऊपर इसकी स्पीड निकालनी है, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी m1v1। तो m1 और v1 देखो 2 kg 2 मीटर पर सेकेंड, 1 kg 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में, तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव है तो 5 भी पॉजिटिव, यानी अगर एक्स कोऑर्डिनेट का ये वाला सिस्टम आप पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव ही चलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक जा रहा है इस तरफ, तो ये वाला अगर पॉजिटिव है तो इसके जो अपोजिट जाएगा उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट m1 m2 लगा दीजिए, यानी कि 2 × 2 प्लस 5 × 1 अपॉन में 2 और 1 3, इसको करेंगे सॉल्व, तो ये जाएगा 4 और 5 9, 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कब, जब आपका ये दोनों के दोनों बिंदु मास सेम दिशा में जा रहे हो। जब ये दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक को लेंगे नेगेटिव, चाहे 2 मीटर पर सेकंड को नेगेटिव लो, चाहे 5 मीटर पर सेकंड को नेगेटिव लो, तो तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 × -2 प्लस 1 × 5 अपॉन में 3 का 3, ये हो गया -4, ये हो गया 5, 5 - 4 1, तो 1 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। बस यही है क्वेश्चन। तो आपने वेलोसिटी निकालना यानी स्पीड निकालना भी सीख लिया है सेंटर ऑफ मास की। तो फॉर्मूला तो वही है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई। जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक किसी भी वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी को आपको नेगेटिव होना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो आप नेगेटिव कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब मैं करवाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा, और ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। आपके पास में 4 पार्टिकल्स यानी 4 कण है दोस्तों, 4 पार्टिकल्स A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली सॉरी, अरे क्या रेस्पेक्टिवली, देखो आपके पास में 4 पार्टिकल्स A, B, C, D ऑफ masses m, 2m, 3m, 4m रेस्पेक्टिवली are placed at corners of a square of side x। डायग्राम बता देता हूँ आपको कैसा डायग्राम बनाना है। तो देखो इस टाइप का डायग्राम आपको एक क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी,
ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ये है आपका एम, ये है आपका 2m, ये है आपका 3m, ये है आपका 4m। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 4 कण हैं ए बी सी डी, चारों का भार कितना है तो m, 2m, 3m, 4m, और इन चारों को एक वर्ग के कोनों पर रख दिया गया है, वर्ग के किनारों पर रख दिया गया है जिसकी भुजा है x। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप वही करेंगे, क्या, सेंटर ऑफ मास फॉर x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास फॉर y कोऑर्डिनेट। लेकिन अब देखो a के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 0,0। b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो चला है कितना x, लेकिन y 0। यहाँ क्या हो जाएगा c का कोऑर्डिनेट x और x, यानी कि x x, और d बिंदु में क्या हो जाएगा केवल और केवल y दिशा आएगी, x तो 0 हो जाएगा। तो 0,x ये इन चारों के कोऑर्डिनेट है, चारों का भार भी है, यानी कि x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1। तो m a के ऊपर कितना रखा हुआ है m, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस b का भार कितना है 2m, इसका x कोऑर्डिनेट x, प्लस 3m इंटू एक्स, प्लस 4m इंटू 0। ठीक है, अपॉन में इन चारों के मास को जोड़ो, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। अब m 0 से 0, 4m इंटू 0 0, ये कितना बचा 3 और 2 5m(x) अपॉन में 3 और 3 6 और 4 10m। ठीक है, ये काटा पीटी हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन में 2। ठीक, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो आपका वापस से m इंटू 0, क्योंकि a के लिए तो x और y दोनों ही 0 है, दूसरा 2m इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, प्लस तीसरा 3m इंटू एक्स, प्लस 4m इंटू एक्स। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा वही आपका 10m, ऊपर क्या हो जाएगा m इंटू 0 0, 2m इंटू 0 0, ये बचा 3 और 4 7mx अपॉन में 10m। आंसर क्या हो जाएगा 7x अपॉन में 10। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है उसके बिंदु क्या आ गए, तो x अपॉन में 2 और आ गए 7x अपॉन में 10। यही है हमारे कोऑर्डिनेट बिंदु किसके, सेंटर ऑफ मास के, और वो भी कौन सा सिस्टम था जो आपके सामने मैंने डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। आपको समझ में भी आया होगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे, और 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका उसी टाइप से जो है डायग्राम बनाकर दे दिया गया है कि ये आपके सामने एक डायग्राम है। ठीक, मैं बना देता हूँ, ये देख लो। उसमें था स्क्वायर, इसमें है रेक्टेंगल, और ये यहाँ पर रख दिया हमने m1 इस ओ बिंदु पर, फिर हमने यहाँ रख दिया है m2, यहाँ रख दिया है m3, यहाँ रखा है m4। ठीक, ये जो है आपकी भुजा A है, ये आपकी भुजा है B। ठीक है, और m1 की वैल्यू 1 kg है, m2 की वैल्यू 2 kg है, और m3 की वैल्यू 3 kg है, m4 की वैल्यू 4 kg है। ठीक है, तो सबके भार भी दे दिए गए हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, और कहाँ रखे हुए हैं वो भी बता दिया। भुजा दे रखी है आपको A और B। आपसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सबसे पहले हम इसके सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए ये तो कोऑर्डिनेट इसके तो हैं 0,0। ठीक, इसके हो जाएंगे A, 0,
इसके हो जाएंगे, देखो ये तो ए और ऊपर बी, यानी ए कॉमा बी, और आपके फोर्थ वाले के क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा बी। चारों के कोऑर्डिनेट चारों के बाहर आ चुके हैं बस, और सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, तो वही करेंगे क्या, x सेंटर ऑफ मास m1 कितना है 1 इंटू 0 प्लस कितना है m2 2 इंटू ए प्लस m3 कितना है 3 इंटू ए प्लस m4 कितना है 4 इंटू 0। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, सभी बाहर जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे सॉल्व, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू ए 2a प्लस 3 इंटू ए, तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये बचा कितना 5a, 5a अपॉन में ये कितना है 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5a एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो आपका 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू बी। ठीक है, अपॉन में तो वही आएगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये आ जाएगा 7b अपॉन में 10, 7b अपॉन 10 का मतलब है 0.7 इंटू बी, तो x और y कोऑर्डिनेट यानी सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, तो यह आ गया है 0.5a और 0.7b। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों मतलब आप कह सकते हो कि a की वैल्यू अगर हम डायग्राम में देखें कि ये कहाँ कहाँ स्टैंड कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, a/2 यानी कि लगभग यहाँ आधे में x कोऑर्डिनेट तो, और y कोऑर्डिनेट आ रहा है 0.7 यानी कि आधे से ऊपर यानी यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा हो कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में होता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होता, और वो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। अगर ये सेंटर में होता तो आपका यहाँ जो वैल्यू है वो भी 0.5 होता और ये आ जाता है यहाँ पर। समझ में आई बात। तो ये जो गोला है ये तो है आपका सेंटर, लेकिन सेंटर ऑफ मास इससे 0.2 आगे है, यानी 0.2 मीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, उतना उससे ऊपर है। तो ये ऊपर है, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपका सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, उसमें और केंद्र या द्रव्यमान केंद्र, इन दोनों में केंद्र और द्रव्यमान केंद्र में किसी भी प्रकार की समानता होना कोई जो है कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि किसी भी वस्तु का केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु हो। एक ही बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर है तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब में ही होता है, नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कोइंसिडेंसली आ जाए, जैसे अगर यहाँ पर जो है अभी हमने 4 किलो की जगह 2 किलो ले रखा होता तो ये 2 हो जाता, क्योंकि ऊपर वाले में तो 4 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अगर 2 होता तो भी 0 ही होता, और नीचे 2 आ जाता तो 5 हो जाता, तो ये 0.5 ए भी आ जाते, तो फिर सेंटर बन भी सकता था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वही होगा? नहीं होगा। तो आपको बात ये याद रखनी है, किसी भी वस्तु का केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु हो ये जरूरी नहीं। और आप लोगों को मैंने द्रव्यमान केंद्र को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के 4 क्वेश्चन जो है करवाए हैं। अब आप लोगों को ये आपके नोट्स में नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन के समय जो सहायता मिले। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।